किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि मंजिल तो मिल ही जाएगी भटकते ही सही। मंजिल तो मिल ही जाएगी भटकते ही सही। गुमराह तो वे लोग हैं, गुमराह तो वे लोग हैं जो घर से निकलते ही नहीं। अर्थात यदि आप किसी लक्ष्य को वाकई में पाना चाहते हैं, किसी लक्ष्य को आप वाकई में पाने के लिए गंभीर हैं, तो उस लक्ष्य की ओर जाने वाली रास्ते पर आपको चलना ही पड़ेगा। सिर्फ सोचते रहने से मंजिल मिला नहीं करती है। प्यारे विद्यार्थियों, सीएस ऑनलाइन एकेडमी पे मैं नवीन सर, सीएस ऑनलाइन एकेडमी के डायरेक्टर एंड फाउंडर, आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। मुझे आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि मैट्रिक परीक्षा 2026 हेतु आप अपनी मेहनत में कोई कसर नहीं छोड़ रहे होंगे। आप अपनी तैयारियों के लेकर काफी गंभीर होंगे। प्यारे विद्यार्थियों, सीएस ऑनलाइन एकेडमी पर एक बार पुनः मैं आप सभी को स्वागत करता हूं। मैं नवीन सर आज इस नए वीडियो लेक्चर में आप सबों को साइंस के सिलेबस एनालिसिस के बारे में बताऊंगा। सारी चीजें डिटेल से बताऊंगा। मैं जानता हूं कि इस सिलेबस एनालिसिस का ये समय नहीं है, ये टॉपिक का है, एग्जाम ओरिएंटेड क्लास का है, लेकिन कहा गया ना कि देर से ही सही दुरुस्त होना चाहिए। तो वही सीएस ऑनलाइन एकेडमी और आपके अपने नवीन सर देर से ही सही लेकिन दुरुस्त आए हैं। इसलिए आप मुझ पर विश्वास कीजिए, मैं आपको पूर्णतः मैट्रिक परीक्षा की तैयारी इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से करवाऊंगा। और मुझे आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है, आप मैट्रिक परीक्षा 2026 हेतु आप गंभीर तैयारी में लगे होंगे, दिलो जान से तैयारी कर रहे होंगे। लेकिन मुझे थोड़ा सा वक्त दीजिए, मैं सिस्टमेटिक ढंग से आप लोगों को तैयारी करवाऊंगा। जैसा कि आपने देखा होगा, अगर नहीं देखे होंगे तो पिछला वीडियो आप देख लीजिएगा, जिसमें संस्कृत, हिंदी और सोशल साइंस के सिलेबस एनालिसिस के बारे में जिक्र किया हूं। और आज की इस वीडियो लेक्चर में साइंस का सिलेबस एनालिसिस लेकर आया हूं। और इस सिलेबस एनालिसिस के साथ मैं फिर मैथ का सिलेबस एनालिसिस लेके आऊंगा। और फिर उसके बाद टीचर्स टीम के साथ आप लोगों के बीच उपस्थित रहूंगा और सारी चीजों को बेहतरीन ढंग से सीखने, समझने और मैट्रिक परीक्षा में टॉपर जैसे तैयारी करने की कोशिश हम लोगों की रहेगी। और आप लोग अपना 100% दीजिएगा। मैं भी, हम लोग भी आपको 100% देने के लिए तत्पर रहेंगे और मिलकर तैयारी करेंगे और एक नई मुकाम को, नई मंजिल को हासिल करेंगे। तो चलिए चलते हैं इस वीडियो लेक्चर में साइंस के सिलेबस एनालिसिस को समझते हैं। क्योंकि कहा गया ना, किसी युद्ध को जीतने के लिए युद्ध रणनीति पे काम करना होता है। युद्ध में सफलता पाने के लिए युद्ध कौशल पर काम करना होता है। तो मैट्रिक परीक्षा मानिए 2026 का हमारे लिए, आप लोगों के लिए युद्ध है। और उस युद्ध को जीतने के लिए हमारा युद्ध नीति है सिलेबस एनालिसिस। जब एक बार सिलेबस एनालिसिस को अच्छी तरह से समझ लेते हैं तो उसके बाद तैयारी करने में काफी अच्छा लगेगा और चीजों को आप बेहतर ढंग से समझ सकते हैं, आसान तरीके से आप समझ सकते हैं। आज की इस वीडियो लेक्चर में आपको क्या क्या मिलेगा? सबसे पहले फुल सिलेबस एनालिसिस, उसके बाद हाउ टू गेट 90% प्लस मार्क्स, उसके बाद मोटिवेशनल क्लास, एग्जाम पैटर्न, स्टडी स्ट्रेटजी, फुल पीडीएफ। किस प्रकार से हमारा मिशन 450 प्लस मार्क्स चलेगा, आज के इस वीडियो लेक्चर में जानेंगे। चलते हैं अगली स्लाइड की तरफ और चीजों को बारी बारी से समझने का प्रयास करते हैं। तो हम अगली स्लाइड में अब हमारा होगा, आप लोगों को पता ही होगा कि सीएस ऑनलाइन एकेडमी हमारे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जिसके माध्यम से आप लोगों को शिक्षा दी जाएगी, मैट्रिक परीक्षा की तैयारी करवाई जाएगी। और उसमें जय श्री कृष्णा बैच इस बैच का नाम है और मिशन 450 प्लस मार्क्स के मिशन पे चल रहे हैं। और आज का हमारा टॉपिक होगा सिलेबस एनालिसिस साइंस सब्जेक्ट का। तो आप लोगों को पता ही होगा और पता होना भी चाहिए कि साइंस में 3 पार्ट पढ़ने होते हैं। सबसे पहले फिजिक्स, उसके बाद केमिस्ट्री और उसके बाद बायोलॉजी। फिजिक्स यानी कि भौतिकी, रसायन शास्त्र और जीव विज्ञान, इन 3 किताब को पढ़ेंगे। और मैं आपको बता दूं कि एनसीईआरटी बेस्ड भारती भवन की बुक से आप लोगों को तैयारी करवाई जाएगी। और एनसीईआरटी में ज्यादा क्वेश्चंस नहीं होते हैं, भारती भवन में बहुत ज्यादा क्वेश्चंस की संख्या होती है, जिसकी वजह से विद्यार्थियों के लिए भारती भवन को पढ़ना
काफी कारगर सिद्ध होगा। इसलिए हम लोग टीचर्स टीम फिजिक्स के स्पेशलिस्ट टीचर, केमिस्ट्री के स्पेशलिस्ट टीचर और बायोलॉजी के स्पेशलिस्ट टीचर के माध्यम से आप लोगों को तैयारी करवाई जाएगी। और सर्वप्रथम मैं आपको बता रहा था कि साइंस में 3 किताब पढ़ने होंगे और तीनों किताब से प्रश्न पूछे जाते हैं। और आपको पता ही होगा कि 80 अंक के लिखित परीक्षा और 20 अंक के प्रैक्टिकल परीक्षा ली जाती है स्कूल के माध्यम से। लिखित परीक्षा 80 अंक है, जिसमें 50% हल करने होते हैं, 100% में से 50%, जिसमें 40 ऑब्जेक्टिव और 40 सब्जेक्टिव होते हैं। तो इसके बारे में और विस्तार से एग्जाम पैटर्न में समझेंगे और तब तक हम सिलेबस एनालिसिस के माध्यम से सारे विषयों की, यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के चैप्टर बाय चैप्टर हम जानने का प्रयास करेंगे कि किस टॉपिक में, यानी कि फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, बायोलॉजी में कौन कौन से टॉपिक हैं। तो हम अगली स्लाइड की तरफ आप लोगों के लिए चलता हूं। सबसे हमारा पहले होगा फिजिक्स, यानी कि फिजिक्स के सारे चैप्टर्स, ऑल चैप्टर के बारे में जानेंगे। सबसे पहला हमारा होगा फिजिक्स में प्रकाश का परावर्तन। इसमें जानेंगे कि प्रकाश क्या होते हैं, प्रकाश कहते किसे हैं, प्रकाश क्या है, और उसके बाद प्रकाश का परावर्तन पढ़ेंगे, प्रकाश के परावर्तन के नियमों को पढ़ेंगे, किस तरह से अलग अलग वस्तु में प्रकाश का परिवर्तन अलग अलग प्रकार से होती है, इन सारे नियमों को उसमें पढ़ेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। फिर पढ़ेंगे प्रकाश के अपवर्तन के बारे में, कांच में किस प्रकार से अपवर्तन होता है, पानी में किस प्रकार से अपवर्तन होता है। इस प्रकार के टॉपिक को इस चैप्टर के माध्यम से पढ़ेंगे। फिर पढ़ेंगे तीसरे चैप्टर में मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार, यानी कि मानव के नेत्र के बारे में पढ़ेंगे। जिस प्रकार से कैमरा का लेंस होता है, उसी प्रकार से मानव में जो आंख होती है वो लेंस की भांति ही काम करती है। तो मानव नेत्र अगर नहीं होते, मानव के पास नेत्र नहीं होते, तो ये दुनिया में रंग बिरंगा हमारा जो संसार है उसका वो दर्शन नहीं कर पाते। तो मानव नेत्र और रंग बिरंगा संसार के बारे में पढ़ेंगे। फिर चौथे चैप्टर में हम पढ़ेंगे विद्युत धारा के बारे में। विद्युत क्या है, विद्युत धारा क्या, विद्युत प्रवाह क्या है, किस तरह से इलेक्ट्रिक काम करती है, हम किस तरह से इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस जो है उसमें वोल्टेज आती है और उस वोल्टेज के माध्यम से हम विद्युत उपकरण को चला पाते हैं, बल्ब जला पाते हैं, किस प्रकार से हीटर, एसी किस प्रकार से चलते हैं, कितने वाटेज भी चलते। उसके बाद हम पढ़ेंगे विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव के बारे में। विद्युत धारा क्या होते हैं, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव क्या होता है। फिर पढ़ेंगे ऊर्जा के स्रोत, यानी कि ऊर्जा का स्रोत क्या है, कहां से हमें ऊर्जा प्राप्त होती है, ऊर्जा के स्रोत क्या क्या है, कहां कहां से हम लोगों को ऊर्जा मिलती है, इसके बारे में जानेंगे। फिर हम अगली स्लाइड की ओर लिए चलते हैं आप सबों को, और हम जानेंगे रसायन शास्त्र के बारे में कि कितने चैप्टर हैं, कौन कौन से चैप्टर हैं। तो सबसे पहला चैप्टर हमारे रसायन शास्त्र में रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, यानी कि रासायनिक अभिक्रिया होती क्या है और समीकरण कैसे बनते हैं, समीकरण संतुलित करते हैं क्यों करते हैं, संतुलित समीकरण करने की आवश्यकता क्यों पड़ती है, इनको हम विस्तार से समझने का प्रयास करेंगे। फिर पढ़ेंगे दूसरे अध्याय में अम्ल, भस्म तथा लवण के बारे में, यानी कि अम्ल क्या होता है, खट्टा अम्ल, फिर भस्म क्या होते हैं, लवण क्या होते हैं, इन सब के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। ये तो एक चैप्टर का नाम है, इसके अंदर बहुत सी सारी चीजें इसमें दी गई है। उसके बाद पढ़ेंगे धातु और अधातु के बारे में। धातु किसे कहते हैं, कितने प्रकार के धातु होते हैं, अधातु किसे कहते हैं, कितने प्रकार के अधातु होते हैं। फिर पढ़ेंगे चौथे चैप्टर में कार्बन तथा इसके यौगिक, कार्बन किसे कहते हैं, यौगिक किसे कहते हैं, कितने प्रकार के होते हैं कार्बन, इन सब के बारे में इस चैप्टर के माध्यम से पढ़ेंगे। और फिर पांचवें चैप्टर में पढ़ेंगे तत्वों का आवर्त वर्गीकरण, यानी कि तत्व को वर्गीकृत क्यों किया जाता है, हमारे पास जितने भी तत्व है उसको वर्ग में क्यों रखा जाता है, उसको अलग अलग प्रकार के वर्गों में क्यों रखा जाता है, इन सब के बारे में विस्तार से इस चैप्टर में पढ़ेंगे। फिर छठे अध्याय में हम पढ़ेंगे प्राकृतिक संसाधन का प्रबंधन, यानी कि हमारे भूभाग पे हमारे पास, मानव के पास जितने भी प्राकृतिक संसाधन है, जितने भी प्रकृति के द्वारा हम लोगों के उपलब्ध संसाधन है, उसका प्रबंधन कैसे करेंगे, उसका मैनेजमेंट कैसे करेंगे, तो उसका अधिक से अधिक हम मानव प्रकृति के दिए हुए प्राकृतिक संसाधन को हम अपने जीवन में सदुपयोग कर सकेंगे और आने वाली पीढ़ी को भी कोई नुकसान ना पहुंचे, वो भी सतत उनकी प्रक्रिया चलती रहे, किस तरह से उनका प्रबंधन करेंगे, प्रकृति के दिए हुए प्राकृतिक संसाधन जो है, प्रकृति दिया हुआ जो संसाधन है उसका हम तो इस्तेमाल करें ही, यानी कि हमारी आने वाली पीढ़ी भी उसका
बखूबी इस्तेमाल कर सके, तो उसी के बारे में पढ़ेंगे, उसका प्रबंधन कैसे होगा। फिर अगली स्लाइड में हम चलते हैं बायोलॉजी। यहाँ पे बायोलॉजी होना चाहिए, तो मैं बायोलॉजी लिख देता हूं, जीव विज्ञान। तो टाइपिंग मिस्टेक है। तो बायोलॉजी जीव विज्ञान के बारे में जानेंगे। पहला चैप्टर बायोलॉजी में, पहला चैप्टर है जैव प्रक्रम और पोषण। तो जैव प्रक्रम क्या है और पोषण क्या है, इसके बारे में पढ़ेंगे। जैव अपना प्रक्रम कैसे करते हैं, वो अपना पोषण कैसे करते हैं, हर एक जितने भी जीव जंतु हैं अपना पोषण किस प्रकार से करते हैं, अपने आप को जीवित कैसे रखते हैं, किस तरह से वो एक दूसरे पर डिपेंडेंट है, इसके बारे में हम तमाम जैव के पोषण के बारे में जानेंगे। उसके बाद शोषण, यानी कि शोषण के बारे में पढ़ेंगे इस चैप्टर के माध्यम से कि शोषण क्या है, शोषण कहते किसे हैं, किस प्रकार से मनुष्य या कोई भी जीव जंतु शोषण की क्रिया करते हैं, और भी टॉपिक इस चैप्टर के माध्यम से दिया गया है। फिर पढ़ेंगे परिवहन के बारे में, फिर पढ़ेंगे उत्सर्जन के बारे में कि उत्सर्जन में क्या क्या होती है, और फिर पढ़ेंगे नियंत्रण एवं समय, यानी कि पौधे पत्तियों जीव जंतु में जो उत्सर्जन की क्रिया है, उत्प्रेरण की क्रिया है, उनमें समन्वय कैसे होता है, नियंत्रण की जो स्थापित कैसे होती है, नियंत्रण स्थापित कैसे की जाती है। उसके बाद पढ़ेंगे जनन के बारे में, जनन कैसे किसे कहते हैं, जनन की क्रिया कौन करते हैं, क्या सभी सजीव करते हैं या पेड़ पौधे भी करते हैं, यानी कि जनन क्या है, इनके बारे में हम विस्तार से पढ़ेंगे। फिर पढ़ेंगे 7वें अध्याय में अनुवांशिकता तथा जैव विकास के बारे में। इस अनुवांशिकता क्या है और जैव विकास क्या है, जीवों का विकास किस तरह से हुआ है। उसके बाद पढ़ेंगे हमारा पर्यावरण के बारे में, पर्यावरण हमारे आसपास जितने भी चीज है वो हमारे पर्यावरण के अंतर्गत ही आते हैं, तो यानी कि अपने हम पर्यावरण के बारे में विस्तार से इस चैप्टर में पढ़ने का प्रयास करेंगे। फिर हम अगले स्लाइड में आते हैं, और अब आता है हमारा इंपोर्टेंट एग्जाम पैटर्न, यानी कि एग्जाम पैटर्न क्या है, एग्जाम पैटर्न में क्या है। तो एग्जाम पैटर्न में यही होगा कि साइंस के वॉल्यूम से हमारे बोर्ड एग्जाम में कितने अंक से प्रश्न पूछे जाते हैं, किस किस टॉपिक से प्रश्न पूछे जाते हैं, कितने अंक से किस विषय में प्रश्न पूछे जाते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, और लघुत्तरीयों की संख्या कितनी होती है, दीर्घोत्तरीय की संख्या कितनी होती है, इन सब के बारे में इस टॉपिक में हम विस्तार से एग्जाम पैटर्न में समझेंगे। तो मैं आपको बता दूं, आपके बोर्ड एग्जाम में सर्वप्रथम कुल प्रश्नों की संख्या की बात की जाए, कुल प्रश्नों की संख्या होती है ऑब्जेक्टिव की 80, और जिसमें से आपको 40 बनाने होते हैं, यानी कि ऑब्जेक्टिव प्रश्नों की संख्या होती है 80 और सब्जेक्टिव प्रश्नों की संख्या होती है 30 में से आपको 15 बनाने होते हैं। यानी कि आपको पता ही होगा कि कोविड के बाद बिहार बोर्ड ने अपने एग्जाम पैटर्न में बदलाव किया था, और वो बदलाव अभी तक निरंतर रूप से चली आ रही है 2025 तक, और निश्चित रूप से 2026 में बदलाव की कोई गुंजाइश नहीं है। तो 2025 के पैटर्न के अनुसार अगर बात की जाए तो 50% हमें बनाने होते हैं, प्रश्न की संख्या जितनी होती है उसमें से आधे बनाने होते हैं। जैसे 80 प्रश्न ऑब्जेक्टिव जिसमें 40 बनाने हैं आधे, 30 प्रश्न सब्जेक्टिव जिसमें 15 बनाने होंगे आधे। और फुल मार्क्स की बात की जाए, यानी कि पूर्णांक की बात की जाए, तो कुल अंक 80 अंक होते हैं, यानी कि लिखित परीक्षा 80 अंक की होती है, जिसमें से हमें टाइम कितना मिलता है, तो 2 घंटा 45 मिनट, 2 घंटे 45 मिनट का समय दिया जाता है। और प्रैक्टिकल एग्जाम कितने मार्क्स का होता है, तो 20 मार्क्स का होता है, जो कि स्कूल से ली जाती है प्रैक्टिकल्स मार्क। और प्रैक्टिकल लगभग अधिकांश स्कूल में और अधिकांश विद्यार्थी को 20 में 20 प्रैक्टिकल मिल ही जाती है। उस समय उसमें ज्यादा कुछ करना होता नहीं है, स्कूल में से एक कॉपी खरीदनी होती है और इन्हीं सब किताबों में से प्रैक्टिकल की जो टॉपिक होते हैं उसमें से उसको भरने होते हैं और स्कूल में जमा करने होते हैं, और उसमें 20 में 20 अधिकांश विद्यार्थी को मिल ही जाते हैं। 20 नहीं तो 19 नहीं तो 18 अंक मिल ही जाया करते हैं, तो इसमें टेंशन लेने वाली बात है नहीं। तो 40 नंबर ऑब्जेक्टिव और 40 नंबर सब्जेक्टिव के बारे में फोकस करना है, और इस 80 नंबर के लिए हमें 3 किताब पढ़ने होते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी। इन 3 किताब को पढ़ने के बाद हमें 80 अंक प्राप्त होंगे। और जिसमें आपको बता दूं कि ऑब्जेक्टिव जो 80 की संख्या होती है, ऑब्जेक्टिव की जो संख्या प्रश्नों की संख्या जो 80 होती है, वो किस विषय में से कितने होती है, यानी कि फिजिक्स में से लगभग
26 क्वेश्चन होंगे, केमिस्ट्री से 27 क्वेश्चन और बायोलॉजी से 27 क्वेश्चन। तो इस प्रकार से ये 80 क्वेश्चन हो जाते हैं। यानी कि यहाँ पे समझना ये बात है कि हमारे पास जो ऑब्जेक्टिव के प्रश्न होते हैं उसमें कहीं पे ये नहीं लिखा होता है कि आप फिजिक्स में से इतना बनाए या केमिस्ट्री में से इतना बनाए या बायोलॉजी में से इतना बनाए। सपोज दैट किसी विद्यार्थी को अगर फिजिक्स में कमजोरी है, फिजिक्स में उसे सवाल यानी कि ऑब्जेक्टिव ज्यादा याद नहीं है या उसने फिजिक्स की तैयारी ढंग से नहीं करी थी, तो हमें तो बनाने हैं 40, तो इसको हम पूरे छोड़ देते हैं, सिर्फ 27 को लेते हैं। 27 हो गया 54, यानी कि 54 में से, यानी कि केमिस्ट्री और बायोलॉजी की अगर उनकी पूर्ण तैयारी है तो 54 में से 40 आसानी से बनाया जा सकता है। सेम प्रकार से अगर किसी की केमिस्ट्री की तैयारी अच्छी नहीं है तो उसको बायोलॉजी के 27 और 26 यानी कि 53 अंक में से मात्र 40 बनाने होंगे। सेम तरीके से बायोलॉजी की अगर तैयारी अच्छी नहीं है, फिजिक्स केमिस्ट्री की है, तो उसको 27-26 यानी कि 53 अंक में से 40 बनाने होंगे। यहाँ पे कोई बाध्यता नहीं है कि किसी विषय में से ही ऑब्जेक्टिव कितने बनाने हैं, यानी कि सभी में से 80 में से आप कोई सा भी 40 बना सकते हैं। तो ये अच्छा है विद्यार्थी के लिए कि अगर 3 विषय में से कोई एक विषय कमजोर भी है किसी विद्यार्थी का, तो उनको 40 में 40 फिर भी अंक हासिल करने के ऑप्शन मौजूद है। तो अब मैं आपको अगली स्लाइड की ओर लिए चलता हूं और अगली स्लाइड में हमारा फिर से एग्जाम पैटर्न पार्ट 2 है। फिर से एग्जाम पैटर्न पार्ट 2। तो अब मैं वो था पार्ट 1 में ऑब्जेक्टिव और ये है हमारा सब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव में लघुत्तरीय प्रश्न और दीर्घोत्तरीय प्रश्न 2 टाइप से प्रश्न पूछे जाते हैं। और इसमें जो ऑब्जेक्टिव में मैं बताया था कि कोई बाध्यता नहीं है कि आप किसमें से बनाएं या नहीं बनाएं, फिजिक्स में बनाएं, केमिस्ट्री में बनाएं या बायोलॉजी में बनाएं, लेकिन सब्जेक्टिव में हमें बाध्यता होती है, स्पष्ट लिखा होता है। बाध्यता क्या है कि सब्जेक्टिव में लघुत्तरीय प्रश्न, फिजिक्स में से 8 लघुत्तरीय प्रश्न होते हैं जिसमें से 4 बनाने होते हैं। केमिस्ट्री में से 8 लघुत्तरीय प्रश्न होते हैं जिसमें से 4 बनाने होते हैं। बायोलॉजी में से 8 लघुत्तरीय प्रश्न होते हैं जिसमें से 4 बनाने होते हैं। 50%, जैसा कि आपको पता ही होगा, 8 में 4, 8 में 4। उसके बाद ये सभी 2-2 अंक के होते हैं, इसमें से 4 बनाएंगे, यानी 4 दूनी 8, फिर 4 दूनी 8, 4 दूनी 8। तो इस प्रकार से ये यहाँ पे लघुत्तरीय प्रश्नों की संख्या, यानी कि लघुत्तरीय में जो अंकों की संख्या हो जाएगी वो 24 हो, यानी कि 8 में से 4, यानी कि ऐसा नहीं कर सकते हैं कि टोटल 4 या 12 है, अब बायोलॉजी में 8 क्वेश्चन है, 8 बायोलॉजी बना लेंगे, ऐसा नहीं होगा। यानी कि 8 में से 4 फिजिक्स में 4 बनाने ही हैं, केमिस्ट्री में 4 बनाने हैं और बायोलॉजी में 4 बनाने हैं। अगर नहीं बनता है फिजिक्स में 4, 3 बनता है तो आपको 3 ही बनाने पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि 8 में से यहाँ 5 बना लेंगे, केमिस्ट्री में हमको नंबर मिल जाएगा, नहीं, इसमें स्पष्ट लिखा है, इसमें 8 में से 4, 8 में से 4 और 8 में से 4। तो इस प्रकार से लघुत्तरीय अंकों की संख्या 24 हो जाती है। फिर हमारा आता है दीर्घोत्तरीय। दीर्घोत्तरीय में भी फिजिक्स में से 2 प्रश्न होते हैं, केमिस्ट्री में भी 2 प्रश्न होते हैं और बायोलॉजी में भी 2 प्रश्न होते हैं। 2 प्रश्न में से एक सवाल का जवाब देना अनिवार्य होता है, यानी कि फिजिक्स 2 में से 1 देना है, केमिस्ट्री 2 में से 1 देना है और बायोलॉजी 2 में से 1 देना ही देना है। फिजिक्स जो 1 प्रश्न बनाएंगे आप, उसके लिए दीर्घोत्तरीय में 6 अंक हासिल होंगे, केमिस्ट्री में 1 प्रश्न बनाएंगे 5 अंक हासिल होंगे और बायोलॉजी में 1 प्रश्न बनाएंगे आपको 5 अंक हासिल होंगे। तो इस प्रकार से 16 अंक यहाँ पे दीर्घोत्तरीय प्रश्न होते हैं साइंस में, यानी कि इधर 24 और 16, यानी कि 24-16 कुल 40 अंक। तो 40 अंक सब्जेक्टिव हमारे बोर्ड परीक्षा में इस प्रकार से पूछी जाती है। 24 अंक के लघुत्तरीय और 16 अंक के दीर्घोत्तरीय प्रश्न उत्तर, और जिसमें से सब्जेक्टिव में बाध्यता होती है कि कितने बनाने हैं, नहीं बनाने हैं, क्वेश्चन में स्पष्ट रूप से लिखा होता है। अगर आप के कोई भाई के दोस्त या आपके पड़ोसी अगल बगल के कोई भी 2025 में मैट्रिक परीक्षा दिए होंगे तो आप उनके सभी प्रश्न पत्र को आप अच्छी तरह से पढ़ लें, देख लें, समझ लें, तो आपको ओवरऑल एक आइडिया
मन में आ जाएगा और उस हिसाब से तैयारी करने में फिर अच्छा होगा। फिर हम अब अगली स्लाइड में आते हैं। लिखा हुआ हाउ टू गेट 90% प्लस मार्क्स, यानी कि हम अपने बोर्ड परीक्षा में किस प्रकार से 90% से अधिक मार्क्स को हासिल कर पाएंगे। तो इसके लिए मैं बता दूं कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी यानी कि लघुत्तरीय प्रश्न 4, 8 अंक, 8 यानी 24 अंक, 24 अंक में आपको कम से कम 20 अंक तो लाने ही लाने हैं। 20 अंक के लिए आपको रिवीजन, आपको यहाँ पे नोट्स में लिखा हुआ है किस प्रकार से लाएगा। यहाँ पे नोट्स में लिखा हुआ है किस प्रकार से आप 90% मार्क्स ले पाएंगे। सेल्फ स्टडी नोट, सेल्फ स्टडी, रिवीजन एंड क्वेश्चन बैंक बराबर 90% प्लस मार्क्स, यानी कि आप सेल्फ स्टडी करना पड़ेगा, आपको रिवीजन करना पड़ेगा, पढ़े हुए चीजों को बार बार लिखकर और मौखिक प्रैक्टिस करना पड़ेगा। उसके बाद क्वेश्चन बैंक की तैयारी करनी पड़ेगी फुल, तब जाके आपको 90% से प्लस मार्क्स हासिल होंगे। उसके बाद मैं बता रहा था जैसे कि लघुत्तरीय में 24 में से 20 अंक प्राप्त करने होंगे और इस 16 अंक में से कम 15 अंक प्राप्त करने होंगे। तो 20, 10, 30 और 35। अब 35 और 20 अंक हो गए लघुत्तरीय, 15 अंक दीर्घोत्तरीय और 20 अंक प्रैक्टिकल और 40 में 40 ऑब्जेक्टिव। तो इसको अगर जोड़ा जाए तो 2, 1, 3, 2, 5, 4, 9 यानी कि 95 अंक हासिल कर सकते हैं। 20 अंक प्रैक्टिकल, 15 अंक दीर्घोत्तरीय, 20 अंक लघुत्तरीय, 40 में 40 ऑब्जेक्टिव आपको बनाने होंगे। जैसा कि मैंने एग्जाम पैटर्न में बताया था कि ऑब्जेक्टिव 3 यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों में से 26 क्रमशः 26, 27, 27 अंक के प्रश्न होते हैं। तो तीनों में से आपको जिस भी विषय की बेहतरीन तैयारी है 40 में 40 आप बना सकते हैं, लेकिन सब्जेक्टिव में आपकी बाध्यता है, कुछ नियम है, उस अनुसार आपको बनाने होंगे। अब मैं आपको अगली स्लाइड की ओर लिए चलता हूं और इस स्लाइड में हम जानेंगे स्टडी स्ट्रैटेजी के बारे में। इंपॉर्टेंट है, यानी कि CS ऑनलाइन एकेडमी के माध्यम से आप लोगों को किस तरह से तैयारी करवाई जाएगी, इसके बारे में हमने पिछले वीडियो में भी जिक्र कर रखा है, लेकिन इस वीडियो में भी जिक्र करना अनिवार्य हो जाता है, क्योंकि अगर आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो इसमें ही आपको जानकारी हासिल हो जाएगी, ताकि आपको CS ऑनलाइन एकेडमी प्लेटफॉर्म के द्वारा करवाई जाने वाली स्टडी स्ट्रैटेजी के बारे में आप अच्छी तरह से अवगत हो ले और आप एक डिसीजन ले पाए कि क्या मुझे CS ऑनलाइन एकेडमी नवीन सर के टीम के द्वारा मुझे पढ़नी है या नहीं पढ़नी है। आप इस चीजों को अच्छी तरह समझ ले और आपको विश्वास होता है कि नवीन सर एंड टीम CS ऑनलाइन एकेडमी प्लेटफॉर्म के द्वारा आपको बेहतर तैयारी होगी, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन की बेल आइकन को दबा दें और ऑल पे जाके सेट कर ले, ताकि हमारे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आप एक भी वीडियो को मिस नहीं कर पाए। और आपसे गुजारिश भी है कि हमारी वीडियो, हमारी लेक्चर आपको अच्छी लग रही है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूले, क्योंकि आपको पता ही है हमारा ये चैनल अभी शुरुआती पलों में है और इस शुरुआती पलों में आप लोगों के सहयोग की अति आवश्यक है और इस आवश्यकता को देखते हुए आप थोड़ा सा सहयोग करने में हमारी मदद करेंगे। तो मैं बात कर रहा था स्टडी स्ट्रैटेजी के बारे में, यानी कि हमारी स्ट्रैटेजी कैसी होने वाली है। तो हमारी स्ट्रैटेजी होने वाली है, सर्वप्रथम पहली स्ट्रैटेजी ऑल सब्जेक्ट्स वीडियो लेक्चर, यानी कि सभी सब्जेक्ट्स के स्पेशलिस्ट टीचर्स के द्वारा आपको वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड कर दी जाएगी। उसके बाद लाइव क्लासेस, जैसे ही हम सिस्टम को और अपग्रेड करेंगे तो लाइव क्लासेस भी टीचर्स के द्वारा ली जाएगी। उसके बाद तीसरे नंबर पे आता है चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव आफ्टर चैप्टर कंप्लीशन, यानी कि जैसे ही हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है उस चैप्टर के पूरे ऑब्जेक्टिव, सारे के सारे ऑब्जेक्टिव जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं उनको छांट करके आप लोगों के बीच प्रस्तुत कर दिया जाएगा। उस चैप्टर से एक भी ऑब्जेक्टिव ना छूटने की मैं गारंटी ले सकता हूं। आप देखिएगा, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, जैसे ही चैप्टर शुरू होगा आपको यकीन नहीं होगा, जैसे अभी जो भी ऑनलाइन की दुनिया में आगे हैं
तो आगे होना उनका लाजमी है, क्योंकि उन्होंने बहुत पहले शुरुआत करी थी। लेकिन अब फील्ड में, ऑनलाइन फील्ड में और भी दिग्गज आ रहे हैं, और आपको जो पुराने हैं उनको भी और जो नए हैं उनको भी तुलनात्मक दृष्टिकोण से देखना है, और जो आपको बेहतर लगे, अगर पुराने आपको बेहतर लगते हैं तो आप उसी से पढ़िए, नए आपको बेहतर लगते हैं तो आप उससे पढ़िए। यानी कि कुल मिला के आपको जो अच्छे लगते हैं उनसे पढ़िए। नाम पे नहीं जाइए, याद रखिए, नाम पे नहीं जाइए, काम पे जाइएगा। उसके बाद होगा चैप्टर वाइज सब्जेक्टिव आफ्टर चैप्टर कंप्लीशन, यानी कि जैसे चैप्टर खत्म होगा तो सब्जेक्टिव भी करा दिया जाएगा ऑब्जेक्टिव के साथ। फिर उसके बाद क्या होगा कि मिक्स सब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, यानी कि जैसे ही मान चलिए फिजिक्स में एक चैप्टर, केमिस्ट्री में एक चैप्टर, बायोलॉजी में एक चैप्टर, सोशल साइंस के इतिहास में एक चैप्टर, यानी कि अलग अलग विषय के में जैसे ही चैप्टर खत्म होता है, सभी में मान चलिए एक एक चैप्टर खत्म हो गया, तो सभी विषयों का मिक्स ऑब्जेक्टिव आपके बीच लाया जाएगा, ताकि आपको सभी विषयों को एक साथ ऑब्जेक्टिव याद करने और रिवीजन करने में सहायता हो पाए। और अब अगली स्लाइड में हम लिए चलते हैं आपको, और जैसे कि मैंने बताया कि मिक्स ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाया जाएगा, तो उसी प्रकार से हमारा मिक्स सब्जेक्ट सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी होगा। जो आपको स्टडी स्ट्रेटजी आपको करवाई जा रही है, आप पता कर लीजिए क्या इस तरह का ट्रेंड है या उससे भी बेहतर है, तो आपको अपने आप स्पष्ट हो जाएगा कि CS ऑनलाइन एकेडमी डायरेक्टर एंड फाउंडर नवीन सर के द्वारा आप लोगों को भविष्य के लिए क्या क्या तैयारी लेकर आ रहे हैं। उसके बाद 7वें नंबर पे होगा क्वेश्चन बैंक, यानी कि PYQ के साथ क्वेश्चन बैंक PYQ ऑब्जेक्टिव करवाई जाएगी, और क्वेश्चन बैंक की PYQ सब्जेक्टिव करवाई जाएगी। फिर उसके बाद हमारा 9th नंबर पे आता है वीकली चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव क्वेश्चन बैंक सीरीज, यानी कि साप्ताहिक ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव का क्वेश्चन बैंक सीरीज लाया जाएगा। यानी कि डेली चैप्टर और टॉपिक और सब्जेक्ट तो पढ़ाई जारी ही रहेगी, लेकिन वीकली ये हमारा वीकली चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव का सीरीज भी लाया जाएगा। उसके बाद ये 10वां नंबर में एक मोस्ट इंपोर्टेंट है कि वीकली मोटिवेशनल एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट सेशन। ये हम इस चीज को बहुत ही बेहतरीन तरीके से इंपोर्टेंस देते हुए आप लोगों को मोटिवेशनल एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट पे काम कराया जाएगा, जो कि अधिकांश ना तो ऑफलाइन में और ना ही ऑनलाइन में। खास मोटिवेशनल तो थोड़ी बहुत दे दी जाती है क्लास, लेकिन पर्सनालिटी डेवलपमेंट पे बात नहीं की जाती है। और मैं आपको पर्सनालिटी डेवलपमेंट चीज क्या होती है इसके बारे में आपको अच्छी तरह से अवगत कराऊंगा, और आपको ऐसी पर्सनालिटी डेवलपमेंट कराऊंगा कि आप अपने समाज में पढ़ाई के साथ साथ आपका मान सम्मान, अपने माँ बाप का मान सम्मान, अपने समाज में खुद का मान सम्मान को आप इंक्रीज कर सकते हैं। उसके बाद हम अगली स्लाइड की ओर आप सबों को लिए चलता हूं, और इस अगली स्लाइड में हमारा टॉपिक आ जाता है PDF नोट्स का। यह हमारा टॉपिक आ गया PDF नोट्स। PDF नोट्स में क्या है, तो आप गौर से इसको सुनिएगा और पढ़िएगा कि चैनल लॉन्चिंग ईयर स्पेशल ऑफर, यानी कि इसी वर्ष कृष्णाष्टमी के मौके पर जब कृष्ण जन्मोत्सव मना रहे थे, ठीक उसी दिन हमने इस CS ऑनलाइन एकेडमी चैनल को लॉन्च करा था। और इस लॉन्चिंग ईयर के मौके पर स्पेशल ऑफर है कि बिहार बोर्ड एग्जाम ओरिएंटेड, यानी कि बिहार बोर्ड एग्जाम ओरिएंटेड ऑल सब्जेक्ट्स नोट्स, क्वेश्चन बैंक, पैनल PDF, यानी कि जो इस पर पढ़ाई जाएगी उसकी PDF एंड मच मोर, यानी कि नोट्स दी जाएगी सभी विषय की, चैप्टर व्याकरण सहित नोट्स सभी विषय की। उसके बाद क्वेश्चन बैंक आप लोगों को प्रोवाइड कर दी जाएगी। उसके बाद पैनल PDF, इस पैनल पे जो भी चीज पढ़ाई जाएगी वो भी आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी, और भी जो भी जरूरत की चीज आप लोगों के लिए हमारे पास अवेलेबल होगी या मैं अवेलेबल करवाऊंगा, वो सब भी आपको मैं देता रहूंगा। और वो भी कितने में, मात्र 49 रुपए में, एट ओनली 49 रुपीज, यानी कि केवल और केवल 49 रुपए में आपको इतना सारा चीज मिलेगा, और आपको नवीन सर का गाइडेंस मिलेगा, और आपको नवीन सर के टीचर्स टीम के द्वारा पढ़ाई मिलेगी, और आपको नवीन सर के द्वारा पर्सनालिटी डेवलपमेंट मिलेगी, और आपको नवीन सर के द्वारा मोटिवेशनल क्लास भी मिलेगी। और आप यदि नोट्स लेना चाहते हैं या किसी प्रकार की हेल्प चाहिए आपको, या किसी प्रकार का आप सुझाव देना चाहते हैं
इस नए YouTube चैनल CS ऑनलाइन एकेडमी को, या किसी प्रकार की आप हेल्प लेना चाहते हैं या आप नोट्स खरीदना चाहते हैं, उसके लिए व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं और नंबर आप नोट कर सकते हैं 7564801900। आप इस नंबर को सेव कर लीजिए, नवीन सर CS ऑनलाइन एकेडमी के नाम से। तो आज के इस वीडियो लेक्चर के अब मैं अंतिम पड़ाव की ओर अग्रसर हूं और अंतिम पड़ाव में मैं कुछ मोटिवेशन लाइन आप लोगों के लिए लेके आया हूं और इस मोटिवेशन में क्या है थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे और इस मोटिवेशन के माध्यम से आप लोग अपने जिंदगी की उड़ान को आगे बढ़ाने में प्रयास करेंगे। कहते हैं हमारा मोटिवेशन है कि आप तब तक नहीं हार सकते जब तक आप कोशिश करना नहीं छोड़ देते। कहते यू कैन नॉट लूज अंटिल यू स्टॉप ट्राइंग। कहते हार सिर्फ वही मानता है जो कोशिश करना छोड़ देता है। यानी कि सच ही कहा गया है कि आप तब तक हार नहीं सकते जब आप मान ना ले। हार वही जाता है जब मन से मान लेता है कि मैं हार गया हूं। आप हार नहीं सकते अगर आप कोशिश करते हैं। आप कुछ नहीं कर सकते ना, तो बस एक काम कीजिए, वो है कोशिश। कहते हैं कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती और कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती। तो आप कुछ नहीं कर सकते जिंदगी की किसी भी मोड़ पे, कुछ समझ ना आए तो आप एक काम कर सकते हैं और वो है कोशिश। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती। तो इसी मोटिवेशन के साथ मैं आप तमाम विद्यार्थियों से आज के इस सेशन में, आज के इस वीडियो लेक्चर से मैं विदा लेना चाहूंगा। फिर मिलेंगे हम किसी नए वीडियो लेक्चर के साथ और जैसे ही हमारा सिलेबस एनालिसिस का वीडियो लेक्चर कंप्लीट होगा, हम चैप्टर बाय चैप्टर, टॉपिक बाय टॉपिक आप लोगों के लिए बेहतरीन ढंग से तैयारी करवाने के लिए तत्पर हैं और आतुर भी हैं, ताकि मैं आप लोगों को एक से एक बढ़ के टीचर्स टीम, स्पेशलिस्ट टीचर और अधिक से अधिक आपके दिमाग में ज्ञान भर सकूं। तो आज के लिए इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।